So today's topic is about साइमन कमीशन और साइमन कमीशन जो है इंडिया के अंदर उन्होंने क्योंकि मामलात बड़े ख़राब हो चुके थे और ये थे कि जो ब्रिटिश हैं उनके साथ इंडियंस के ताल्लुकात खिलाफत मूवमेंट की वजह से बहुत बिगड़ चुके थे। सो दिस वाज द टाइम के ब्रिटिश चाहते थे कि कोई रिकॉन्सिलिएशन हो जाए हमारे इंडियंस के साथ और दोबारा से मामलात चल पड़ें और जो उनके दरमियान एक गल्फ जनरेट हो चुका है वो गल्फ जो है वो ख़त्म हो जाए। सो उन्होंने एक मिशन भेजा है ताकि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें इंडिया के लिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो उन्होंने कमीशन भेजा है दैट इज़ कॉल्ड साइमन कमीशन। और इसमें एक कबाहत ये थी कि सारे के सारे जो लोग थे वो ब्रिटिश थे, साथ के साथ मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, गोरे थे। और इंडियंस को ये बात बहुत बड़ी इंसल्ट लगी। उनको ये फील हुआ कि हमारे राइट्स जो हैं उनको स्नब किया गया। ठीक है। सो इट हैज़ बीन फेल्ट बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया के जो राइट्स हैं इंडियंस के दीज हैड बीन टेकन फ्रॉम देम और उनको किसी किस्म की अहमियत जो है वो नहीं दी गई। इंडियंस को अहमियत नहीं दी गई, उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई। सो इट हैड बीन ग्रेटली फेल्ट बाय द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसमें ये भी है कि साइमन कमीशन जो है चूँकि इसमें इंडियन मेंबर्स नहीं हैं तो ये जिस तरह से आप देखें ना, इंडिया के लिए लॉ मेकिंग करनी है, इंडिया के लिए लॉ बनाना है और इंडियंस को ही अगर उसमें शामिल ना किया जाए तो इट्स अ ग्रेट इंसल्ट। सो दिस हैड बीन फेल्ट बाय द इंडियंस। और उन्होंने जब वो लैंड करते हैं, फरवरी में आते हैं, तो उनको नारे मिले और उनको ये नज़र आया कि इंडियंस उनको किसी तरह भी वेलकम नहीं कर रहे। और फिर ये भी था कि लाइक वो ये चाहते थे कि जिस तरह से उनकी राय को शामिल किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। इंडिया के अंदर उस टाइम में पहले से ना एक थॉट चल रही थी एंड दैट थॉट वाज कि आप जो है हमें ग्रेटर राइट्स जो हैं वो दें और हमें ज़्यादा से दें तमाम तर चीज़ों के अंदर, जितना भी लॉ मेकिंग है इसके अंदर ज़्यादा से दें और मतलब हमारी राय को मुकद्दम रखा जाए, हमारे हमारे जो बातें हैं उन पर अहमियत दी जाए। सो दिस वाज द थिंग दैट वाज हाईलाइटेड बाय द ब्रिटिश। अब साइमन कमीशन जी आता है फरवरी 1928 के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बेसिकली इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और फिर उसके बाद ये भी है कि जितने भी इसमें मेंबर्स थे वो तमाम के तमाम ब्रिटिश थे और इसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट की अमंग द इंडियंस। और फिर उसमें यह भी है कि नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस सारों ने इसको जो 7 मेम्बरान पे मुश्तमिल जो वफ्द है उसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन और की एक बहुत बड़ी वायलेशन है और ये एक इंसल्ट है फॉर द इंडियन दैमसेल्व्स। ठीक है। अब इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ये देखो कि हम लोग दिल्ली इससे कुछ अर्सा पहले दिल्ली प्रपोजल्स दिए थे जिन्ना ने। और जिन्ना कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू किसी तरह आपस में दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन जनरेट कर रहे हैं, दोबारा से आपस के अंदर मुसलमान और हिंदू मिल के काम करें। तो फॉर दिस टाइम जिन्ना की जो सजेशंस हैं आप देखें वो ये हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर दिल्ली प्रपोजल जो दिए जिन्ना में, दिल्ली के अंदर जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग का उसके अंदर जिन्ना का मानना ये था कि दोनों कौमें मिलकर चल सकें और जो बरादराना ताल्लुका, जो फ्रेटर्निटी, जो ब्रदरहुड उनके दरमियान डेवलप हुई है ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट और उसके बाद इवन द खिलाफत मूवमेंट, वो दोबारा से इस्टेब्लिश हो। ठीक है। तो इसके मेन पॉस्टुलेट्स थे कि मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दी है और सिंध को बम्बई से एक अलग सूबा बना दिया जाए ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे तरक्याती काम हो सकें। इसी तरह KPK और बलूचिस्तान, जो कि ये सारे इलाका जात जो है वो मुसलमानों के मुस्लिम डोमिनेटेड है, दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं लेकिन मुसलमान ज़्यादा है।
और फिर उसके बाद ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो पंजाब में और बंगाल में मुसलमानों की जितनी पॉपुलेशन है उसके हवाले से दी जाए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनको ना दी जाए, ठीक है। तो दिस वाज अगेन अ थिंग दैट वाज डिमांडेड बाय जिना। और जिना का मानना इसलिए था, ये इस चीज़ के बारे में जिना ये इसलिए चाह रहे थे कि फॉर एग्जांपल मुसलमान और जो है जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो मिलके दोबारा से एक रिकॉन्सिलिएटरी एनवायरनमेंट जनरेट करके तो वो आपस में काम कर सके, ठीक है। तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी उनकी पॉपुलेशन जो है वो लिहाज से हो जाए, ठीक है। सो अब इसमें भी एक अहम एलिमेंट ये है कि आप ये देखो कि इस टाइम में जो है वो नहीं रिकॉन्सिलेशन हो सकी, दोनों कम्युनिटीज़ नहीं आपस में रिकॉन्साइल कर सकी, और इसी टाइम में यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो साइमन कमीशन भी आ जाता है। तो सारी ध्यान जो है वो इंडियंस का उस तरफ हो जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन का हमने जिक्र कर दिया, क्योंकि सारे क्वार्टर्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उसकी मुखालफत की जाती है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं तो इसके अंदर ये है कि सर मोहम्मद शफ़ी जो थे उनका कहना ये था, दो प्रोमिनेंट लोग थे मुस्लिम लीग में उस टाइम में, एक सर मोहम्मद शफ़ी थे और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना थे। सर मोहम्मद शफ़ी का जो ओपिनियन था वो ये था कि हमें साइमन कमीशन के साथ मिल के काम करना चाहिए, और इस तरह से हम लोग ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे अगर हम लोग साइमन कमीशन के साथ मिल के काम करते हैं। जबकि जो कि इस दौरानिए के अंदर आप ये देखो कि इस दौरानिए के अंदर जो जिना है उनका ओपिनियन ये है कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया जाए। आगे चल के आप देखें जिना का जो इरादा है, जो उनकी नीयत है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी 1940s में जाके, और किसी तरह भी कांग्रेस के साथ वो काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें इस कमीशन की वजह से तमाम इंडियंस एक मरतबा से इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या है कि जो पाकिस्तान की जी फॉर्मेशन का भी जो एक इनिशियल स्टेप में कोशिशें हैं वो भी स्टार्ट होंगी इस दौरानिए के अंदर, ठीक है। बिकॉज इस टाइम में आप यू विल सी के जो कांग्रेस की सपोर्ट है, कांग्रेस की जो इस टाइम में जो सपोर्ट है मुस्लिम लीग के लिए वो फिर थोड़ी सी नज़र आएगी, लेकिन ये ज़्यादा देर जारी नहीं रहेगी। लेकिन इस कमीशन ने, साइमन कमीशन ने, हैज़ इग्नाइटेड द इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिस्ट थॉट्स वंस अगेन जो है वो उभार दे रहे हैं इंडियंस के दुनिया के दरमियान, और इंडियंस जो है वो स्ट्रगल करेंगे फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि इसमें हम लोग पर एक क्वेश्चन आ जाता है कैम्ब्रिज में, वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ 14 पॉइंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट बिटवीन 28 एंड 35, तो गिव रीजन फॉर आंसर। तो इसमें आपको नेहरू रिपोर्ट भी डिस्कस करनी है, 14 पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं, इलाहाबाद एड्रेस भी डिस्कस कर सकते हैं आप, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी लिख सकते हैं, और 1935। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, और फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद एड्रेस, और फिर उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर आप इनमें से कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल इवेंट है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का फेलियर, कि किसी भी नतीजे पे ना पहुंच पाना, और अल्टीमेटली क्या होना कि मुसलमानों को पता चल गया कि उन्हें अपने राइट्स के लिए कोशिश करनी है। अच्छा, अब इसमें मज़ीद ये है कि हम लोग बात करते हैं आगे रिकमेंडेशंस की। इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन जो हैं वो जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर मांगी वो ये कहा कि चलें जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो कर लेते हैं हम लोग, यानी कि जो मेंबर्स होंगे मुसलमान मेंबर्स हैं तो उनको हिंदू भी वोट डाल सकते हैं, मुसलमान भी वोट डाल सकते हैं, और एक बाई कैमरल सिस्टम दे दें, एक ऐसा पार्लियामेंट दे दें जहाँ पर अपर हाउस भी हो और लोअर हाउस भी हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी मांगी गई उस दौरानिए के अंदर। और फिर उसमें ये है कि एडल्ट फ्रेंचाइज भी मांगी जाने लगी। एडल्ट फ्रेंचाइज किया है कि इंडिया के अंदर इंडियंस को राइट्स दिए जाएं, और बाई कैमरल पार्लियामेंट, अपर हाउस में 200 मेंबरान जो है इन सेनेट, एंड 5 लोअर हाउस जो है उसमें 500 मेंबर्स पार्लियामेंट के बना दिए जाएं। एडल्ट सफरेज है कि इस तमाम लोगों को, इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिए जाएं। इससे पहले आपको पता है
के जो रिफॉर्म्स आई थी 1919 के अंदर, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, तो उनके अंदर जो इंडियंस के पास वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 2% थे। तो ये जो 2% वोटिंग राइट्स हैं, कि तो एक मजाक है कि 98% लोग वोट ही नहीं डाल सकते और सिर्फ 2% लोग वोट डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, इंडिया अपने तमाम तर कवानीन खुद बनाए, ब्रिटिश मोनार्क के तौर पर रहे लेकिन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। डेवलपमेंट केपीके और बलूचिस्तान की कर दी जाए, और उसमें ये भी है कि इसी तरह से सिंध के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। ठीक है, ये भी रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो एक जो जो है कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, मुस्लिम लीग भी इसमें शरीक थी, कायद मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शरीक थे। तो इसमें ये बातें जो मुतफिका तौर पे यूनानिमसली जो डिसाइड हुई, उनको पॉइंट्स की शक्ल दी गई, और उन पॉइंट्स को क्या कहा गया, दैट वाज कॉल्ड एज एडल्ट दैट वाज कॉल्ड एज नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से हम लोग बात करते हैं 28 से लेकर 35 तक की। अगर हम लोग बात करें तो क्या 14 पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था? यस, 14 पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट था, बिकॉज इसके ज़रिए मुसलमानों को के तमाम तर जो राइट्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन इसके अगर हम पाकिस्तान की फॉर्मेशन के मुसलमानों के राइट्स के हवाले से बात करें तो 14 पॉइंट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसको कि सबसे अहम पॉलिटिकल इवेंट क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से बात करें तो आरटीसी जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकी, आरटीसी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट। जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो हम इसके साथ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द पाकिस्तान मूवमेंट। तो इस पाकिस्तान मूवमेंट के अगर हवाले से बात करें तो फिर इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस जो है वो सबसे अहम है। ठीक है, और फिर अगर ये ड्यूरेशन 1930 से 40 तक चला जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट वो लाहौर रेजोल्यूशन है। ठीक है, इन अगर क्वेश्चन इन तीनों में से आ जाए कि कौन सा सबसे अहम जो था वो टर्निंग पॉइंट था, इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट था, तो इसमें से फॉर विदाउट एनी डाउट जो 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन है, ये एक सबसे अहम जो है वो पॉलिटिकल इवेंट है। राइट। अच्छा, रिकमेंडेशंस की हमने बात कर ली। ठीक है, फिर हम अब बात करते हैं कि जिन्ना ने 14 पॉइंट्स क्यों दिए। तो जिन्ना ने एक तो सबसे पहली बात कि 14 पॉइंट्स उन्होंने इसलिए पेश किए कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का जवाब दिया। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का जवाब दिया और उन्होंने इस चीज़ के अंदर ये निशानदही इस तरफ इशारा किया कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसने मुसलमानों के राइट्स को एड्रेस नहीं किया, वो मुसलमानों के राइट्स एड्रेस करने के अंदर नाकाम रही है। इस हवाले से फिर हमें किसी इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात करनी है। हमें इसमें बात करनी है कि किस तरह से मुसलमानों के राइट्स फुलफिल हो सकें। तो फिर जिन्ना ने वो तमाम तर चीज़ें, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, उनकी बात की 14 पॉइंट्स के अंदर। तो 14 पॉइंट्स बेसिकली एक क्लियर कट जवाब था नेहरू रिपोर्ट का। ठीक है, और ये एक आइडिया था कि फ्यूचर में जो लेजिस्लेशन होनी चाहिए, फ्यूचर में जो लॉ बनना चाहिए इंडिया का सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो किस तरह से बनना चाहिए, उसको इसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द पॉइंट कि किस तरह से सारे मामला चलने चाहिए। ठीक है, सो ये एक बहुत अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी और बहुत एक इट वाज अ पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के जिन्ना ने मुसलमानों के सारे राइट्स को इसके अंदर कवर करने की कोशिश की। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें वंस अगेन जो नेहरू रिपोर्ट में भी था, इसमें भी इसका जिक्र किया गया। और फिर उसके बाद ये भी है कि आप देखो ऑटोनमस प्रोविंसेस की बात की गई। ऑटोनमस प्रोविंसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोविंसेस जो अपना निज़ाम खुद बनाते हैं, खुद से अपने आप को चलाते हैं। इसका मकसद ये भी है कि इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो अपने तमाम तर जो काम है उनको सारे अंजाम देंगे। ठीक है,
और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट होगी, उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये एक अहम पॉइंट था किसका, नेहरू रिपोर्ट, इसका 14 पॉइंट्स का, कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं जिस तरह क्रिश्चियंस थे या पारसीज थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ठीक है, ख़ास जो हैं वो, हाँ, मुसलमानों को तो राइट्स मिले ही मिले, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी नहीं थे, दे वर मेजॉरिटी बाय ऑल डेफिनेशंस। और मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर 1/3 सीट्स दी जाएं, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ मुसलमान ही वोट डाल सके। ठीक है, पंजाब, बंगाल और NWFP की टेरिटरीज़ जो हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो इस तरह चेंज ना की जाएं। ये ना किया जाए कि अगर आप चेंज करते हो उनको तो उससे क्या होगा कि ख़ास तौर पे इनके चेंज किए जाने की वजह से मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है वो अफेक्ट होगी। और मुकम्मल तौर पे रिलीजियस लिबर्टी मुसलमानों को दी जाए, हर किस्म की मजहबी आज़ादी दी जाए कि वो अपने अपने तमाम तर जो असूल व कवायद हैं और अपने जो कवानीन हैं वो बना सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि इसमें सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। ये एक बड़ा अहम पॉइंट था कि सिंध जो था वो एक ऐसा प्रोविंस था जो कि एक बड़ा प्रोविंस था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, लेकिन बम्बई के साथ जब मिलता है तो वो फिर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। तो इस हवाले से सिंध को मुनासिब जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उसको अलग सूबा बना दिया जाए ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू हो सके। इसी तरह NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, यानी जो आज KPK का सूबा है, और बलूचिस्तान, वहाँ पे भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाए। ठीक है, और मुसलमानों को तमाम तर सर्विसेज जो हैं, तमाम तर सर्विसेज जो हैं उनको, उनके अंदर उनका एडिक्वेट शेयर हो, काफ़ी ज़्यादा शेयर हो। और फिर मुसलमानों को के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि उनके जॉब्स में हिस्सा, उनको हर किस्म के कारोबार करने की इजाज़त हो। ठीक है, उनकी तमाम तर लेजिस्लेचर्स में मिनिमम 1/3 रिप्रेजेंटेशन, यानी कि UP है, बिहार है, मद्रास है, CP है, बाकी के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर भी मुसलमानों के उनके उन पार्लियामेंट के अंदर 1/3 जो है वो सीट्स दी जाएं। फिर कोई भी कानून मुसलमानों के लिए ना पास किया जाए अनटिल अनलेस जो है वो उनको मुसलमानों को की 75% सपोर्ट जो है उसके अंदर शामिल ना हो। ठीक है, और फिर ये भी है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में स्टेट्स की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की तब्दीली ना की जाए। ये भी एक अहम पॉइंट है। ठीक है, स्टेट्स की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की तब्दीली ना की जाए। देन वी हैव इकबाल्स इलाहाबाद एड्रेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट, जिसने मुसलमानों के एक विजन को, एक ख्वाब को क्लियर कर दिया। उनको ये चीज़ बावर करवाई कि उनको एक चीज़ अचीव करनी है, और वो क्या है, वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है। इस एनुअल सेशन के अंदर जो इलाहाबाद के अंदर होता है 1930s में, इकबाल ने मुसलमानों को क्लियर कर दिया कि उनका मुस्तकबिल क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। तो इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट जिसमें वो कहते हैं, जो कि डिफरेंट रेसिस उससे और नस्लों और रेसिस से ताल्लुक़ रखता है, रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हैं और डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं। और वो कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन तमाम तर में पंजाब, NWFP, सिंध और बलूचिस्तान मिल के एक अलग से स्टेट बना दी जाए जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट हो। और ये सेल्फ गवर्नमेंट हो सकता है, ये जो स्टेट बनाई जाए वो इंडिया, वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हो, या ब्रिटिश एम्पायर से मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल करे कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। तो नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट जो है वो कहते हैं, मैं ये देखता हूँ मुसलमानों की फाइनल डेस्टिनी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या है कि इसके अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, सबसे बड़े आप कह रहे कि जो है इस चीज़ की अचीवमेंट ये है कि सेपरेट होमलैंड का आइडिया जो है वो इकबाल ने इसके अंदर पेश कर दिया, और उन्होंने यंगस्टर्स को इंस्पायर किया है कि वो इंडिपेंडेंस हासिल करें, एक अपना अलहदा से कंट्री अचीव करें। यानी कि इसके अंदर एक मुकम्मल तौर पे एक अलहदा से आइडिया, एक न्यू नेशन का आइडिया जो है, एक न्यू कंट्री का आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया गया है।
और और इकबाल कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अब इससे पहले भी ये कोई पाकिस्तान का आइडिया, जो पाकिस्तान का आइडिया है जिसको आगे बकायदा चौधरी अहमद अली पाकिस्तान का नाम भी देंगे, ये कोई नया नहीं है। इससे पहले ऑलमोस्ट आप ये देखें कि 22 लोगों ने पाकिस्तान के आइडिया को प्रपोज किया है। सो ये आइडिया, लेकिन शगाफ सीधे अल्फाज में, क्लियर अल्फाज में, बशगाफ अल्फाज के अंदर चौधरी रहमत अली जो है वो आगे चल के इस आइडिया को, ही विल प्रोपाउंड दिस आइडिया वेरी क्लियरली इन हिज पैम्फलेट नाउ और नेवर। और इसमें फिर वो पूरे बरसगीर के मुसलमानों को एक 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 विजन दे रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं। 1930 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन इनसे पहले एक इवेंट जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, और वो है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट है कि ब्रिटिश जो हैं वो एक टैक्स इम्पोज कर देते हैं सॉल्ट बनाने पे, और इंडियंस उस टैक्स को पे नहीं करना चाहते। चूँकि उस वक्त सॉल्ट बहुत कम अवेलेबल था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो सी वाटर को ड्राई करके, उसको सी वाटर को एवेपोरेट करके तो सॉल्ट बनाया जाता था। तो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वाज बैंड इन अ वे बाय इम्पोजिंग अ टैक्स, एंड इट वाज मेड कॉस्टली, जिस पे कांग्रेस एक लॉन्ग मार्च करती है दांडी डिस्ट्रिक्ट से, और गांधी साहब खुद इस मार्च को जो है लीड करते हैं। और जब ब्रिटिश को नज़र आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रही है, तो ब्रिटिश इसके अगेंस्ट, इसके जो एक्टिविस्ट हैं या इसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करनी शुरू कर देती है। तो फिर उस दौरानिए में 1930 में जो सॉल्ट मार्च होता है, ठीक है, उसके अंदर आप ये देखो कि बहुत ज़्यादा इंडियंस यानी कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं और जेलों में डाल दिए जाते हैं। इसी दौरान फिर जिना सजेस्ट करते हैं लॉर्ड इरविन को कि आपको ऐसे करना चाहिए कि आप एक कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी उस तब तक, और वो कहते थे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को इंडियंस के साथ डिस्कस करने के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। तो ये जिना ने एक सजेशन दी लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को ये सजेशन बहुत अच्छी लगी, और बाकायदा लॉर्ड इरविन ने इस चीज़ के ऊपर काम किया, और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस पे काम करूँगा, या मतलब हम लोग एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अरेंज कर लेते हैं, तो हो सकता है जो इंडिया के मसाइल हैं वो कुछ अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से जो है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद रखी गई, और ये देखें आपके रैमसे मैकडोनल्ड 1930 के अंदर प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने इंडियन लीडर्स को बुलाया भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, तमाम इंडियन लीडर्स को। और फिर 1930 में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस जो है वो इवन जो है वो मनाई गई कांग्रेस के बिहाफ पे, यानी कांग्रेस की तरफ से, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात की गई। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीडर्स जो हैं इस मूवमेंट से दूर रहते हैं, और चूंकि वो जानते हैं कि उन्हें अपने हकूक़ के लिए काम करना है। और मुस्लिम लीडर्स जो है, ख़ास तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, वो तमाम तर पॉलिटिकल इश्यूज़ को एक अमिकबल वे में, एक दोस्ताना ताल्लुकात के अंदर दोस्ताना तरीके से ठीक करने और हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। और गांधी साहब जो हैं वो एक अल्टीमेटम देते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को माना जाए। ठीक है, जबकि जब जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, और जो इसके बाद ये है कि ये तमाम तर तो जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो सारे के सारे इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को आज़ाद करवाया जाए, और चूँकि वो बहुत सारे इनके सेंटिमेंट्स शॉर्ट मार्च की वजह से भी उभरते हैं, तो ज़्यादातर जो इंडियन लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार करके तो वो जेलों में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 16 ब्रिटिश मेंबर्स के साथ साथ 57 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स
वो उसके अंदर शामिल होते हैं। मुस्लिम लीडर्स के अंदर कायद आज़म सर आगा ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना फजल हक, सर मोहम्मद शफ़ी, ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, और फिर सरदार उज्जवल सिंह, ये बी आर अम्बेडकर, और डिप्रेस्ड क्लासेस में से बेसिकली ये जो बी आर अम्बेडकर हैं ये दूसरी कॉन्फ्रेंस के आगे चल के फेलियर का भी सबब बनेंगे। ठीक है। ये अम्बेडकर जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अनटचेबल्स के। ठीक है। अनटचेबल्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हर लिहाज से इंडिया के अंदर डिसलाइक किया जाता है। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस दौरानिए के अंदर ये राइट्स की बात करेंगे। ठीक है। लाइक इंडियंस अपने राइट्स की बात करेंगे, जो सजेशन साइमन कमीशन रिपोर्ट के अंदर आई थी उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन चूंकि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी साहब नहीं आते, चूँकि वो ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें और ब्रिटिश उनकी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा उनसे मुतनफ़र हैं, इसलिए वो उनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इस हवाले से बहुत कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अच्छा, लेंथी डिबेट के बाद ये डिसाइड हुआ, क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस नहीं है, चूँकि बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा उसके ना आना एक बहुत बड़ी नाकामी है। ठीक है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ इंडिया जो है वो ये डिसाइड किया गया था, और कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी इंडिया के अंदर। ठीक है। फिर सेंट्रल एग्जेक्टिव जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होगी। यानी कि जो जो फेडरल जो है लेजिस्लेचर है वो सेंट्रल एग्जेक्टिव से ज़्यादा पावरफुल होगी। और इसके बाद ये है कि प्रोविंसेस जो हैं उनको ज़्यादातर उनके मामलात के अंदर जो है आज़ादी दी जाएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोविंसेस के अंदर एक सेपरेट यानी कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। ठीक है। और प्रोविंशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स भी बनाई जाएंगी। तो इसका मकसद ये कि कंप्लीट ऐसी गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी जिनको हर किस्म की जो है आज़ादी हासिल होगी। ठीक है। तो यानी कि हमने अब इसमें जो सीधा सीधा चीज़ें देखी वो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल एग्जेक्टिव है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंडर होगी, और प्रोविंसेस को अपने तमाम तर अमूर के ऊपर मुकम्मल तौर पे कानून बनाने की, चलाने की इजाज़त होगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल होंगी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर दो कमेटीज़ भी बनाई गई जिनका काम ये दिया गया कि किस तरह से जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके असूल व कवायद क्या होंगे, और कौन कौन सी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। तो ये जनवरी 1931 के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस फिनिश होती है, जबकि ये 1930 के अंदर जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। दिसंबर 1930 में। तो जनवरी 19 के अंदर ये फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद है कि क्योंकि गांधी नहीं आया था, तो ये था कि गांधी साहब और कांग्रेस नहीं आई, तो ये उनका ना आना, डिस्कशन में शामिल ना होना एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो इस हवाले से ये था कि एहसास हुआ जो है वो लॉर्ड इरविन को भी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सजेस्ट किया कि इनको आना चाहिए, आप इनको कन्विंस करें। तो फिर गांधी साहब से एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। लॉर्ड इरविन जेल में जाके उनसे मिलते हैं, और उनसे ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि भाई आपके हम लोग जो प्रिजनर्स हैं जो हमने गिरफ़्तार किए उनको भी रिलीज़ करते हैं। हम इन तमाम तर जो है लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर आप ये देखो कि लॉ एंड ऑर्डर को जिन्होंने थ्रेटन किया ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, और आप लोगों ने नारा लगाया इंडिपेंडेंस का, उनको भी आज़ाद करते हैं। तो इरविन साहब जाके क्या कहते हैं, गांधी के साथ उसको मिलते हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं आपके जो प्रिजनर्स हमने गिरफ़्तार किए हैं उनको हम रिलीज़ करते हैं, और जो आपसे लैंड हमने कॉन्फिस्केट किया है, जो लैंड हमने आपसे ली है वो भी आपकी वापस करते हैं। तो आपने जो है ना एहतजाज नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर किसी किस्म का भी जो आप एहतजाज कर रहे थे
वो आपने नहीं करना, ठीक है। यानी कि वो चाहते हैं कि जो है वो एहतजाज ना हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये भी है कि इस हवाले से भी बात होती है, और इस हवाले से भी बात होती है कि एहतजाज को रोक दिया जाए और कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ जाए। तो उन्होंने ये भी वादा लिया कि गांधी साहब जो कि 1930s में कंप्लीट इंडिपेंडेंस के नारे लगा रहे थे, वो ये नारे नहीं लगाएंगे। तो मैं लॉर्ड इरविन साहब कहते हैं कि आप ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, बल्कि आप ये नारे लगाना भी बंद कर दें। दूसरी तरफ हम आपकी जो प्रॉपर्टीज़ आपकी हमने कॉन्फिस्केट की हैं, आपके लोग जो गिरफ्तार किए हैं, हम उन सारों को जो है वो बाखूबी आज़ाद करते हैं, ठीक है। सो इस हवाले से ये था कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये भी था कि आप ये देखो कि इस पैक्ट के बाद फिर बकायदा जो है वो कांग्रेस जो है वो सेकंड कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हो जाती है। तो सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो सितंबर और दिसंबर 1931 में हुई। जनवरी में पहली ख़त्म हो रही है, तो सितंबर और दिसंबर के अंदर ये जारी रहती है। तमाम स्टेक होल्डर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सेपरेट प्रोविंशियल स्टेटस फॉर सिंध, पहली वाली में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई, पहली वाली में एग्जीक्यूटिव से अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात हुई, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई। अब इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंसेस सिंध और केपीके के डेवलपमेंट की बात हो रही है। और फिर उसमें ये था कि जो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर पे हिंदुओं में एक माइनॉरिटी जो अनटचेबल्स हैं, दे ऑल्सो डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा तो गांधी साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, एंड ही लिटरली डिसाइडेड टू क्विट द कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इंडिया में तो कोई माइनॉरिटी का इशू है ही नहीं, जिस पे मुसलमान भी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि किस तरह नहीं है, वी ऑल्सो वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट। और कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी तरह से किसी एंड तक ना पहुंच सकी। और सेकंड ये भी है कि लेबर पार्टी भी इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन जो थी वो हार गई थी, और जो न्यू कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी इंडियन अफेयर्स में, ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम बना वो ये बना कि जब एम्बेडकर ने कहा कि दूसरी माइनॉरिटीज़ की तरह हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो इस पे फिर हिंदुओं के दरमियान इख्तलाफ पड़ जाता है, और साथ ही मुसलमान भी उनके साथ खड़े होते हैं। यानी कि जो अनटचेबल्स हैं, जो एक ऐसी कम्युनिटी है हिंदूज़ में जिनको जिनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, जिनको इंसान नहीं समझा जाता, जो अगर किसी चीज़ को हाथ लगा दें तो उसको बड़ी निफेरियस कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से वो जब उन्होंने ये बात कही कि हमें जो है वो राइट्स दिए जाएं, तो यहाँ से एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, और ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ज़्यादा नाकामी की तरफ चल पड़ती है। अब हम बात करते हैं तो कम्युनल अवार्ड की। तो कम्युनल अवार्ड क्या है? ये एक अवार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 1932 में, और इसका मकसद ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए उन प्रोविंसेस में जहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं, ठीक है। ये इस कम्युनल अवार्ड ने ना सिर्फ हिंदू माइनॉरिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, बल्कि दूसरी जो कम्युनिटीज़ जिनको ऑलरेडी उनके पास था, जैसे मुसलमान हैं, या फिर आप देखते हो कि पारसीज़ हैं, उनको भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, ठीक है। और फिर उसमें ये भी है कि हम लोग इसमें मज़ीद देख सकते हैं इस हवाले से कि ये जो कम्युनल अवार्ड है, इससे मुस्लिम लीग के अंदर भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये बात जो है वो उठ खड़ी होगी कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, इसमें ये भी बात उठ खड़ी होगी कि मुसलमानों को फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पर उनको कम सीट्स मिलेंगी, और जहाँ पे वो माइनॉरिटी है उसमें ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। तो मुस्लिम लीग के अंदर जो मेंबरान है, जैसे कि मियाँ मोहम्मद शफ़ी हैं, वो बात कहेंगे कि भाई सेप कम्युनल अवार्ड से तो हमें नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान जहाँ पे पंजाब में पॉपुलेशन का ज़्यादा थे, वहाँ पे उनको कम सीटें मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम्स गॉट 86 सीट्स आउट ऑफ 175,
दे वर 56% ऑफ द पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन का 56% है, लेकिन उनको वहाँ रिप्रेजेंटेशन इस कम्युनल अवार्ड की वजह से कम मिलेगी। असूल ये था कि जहाँ पर कोई कम्युनिटी ज़्यादा है उसको वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सीटें कम मिलेंगी। बिलफर्ज मुसलमान पॉपुलेशन के हवाले से 70% हैं पंजाब में, तो उनको सीटें वहाँ पर 60% मिलेंगी, कम मिलेंगी। और अगर वो बिहार के अंदर अगर 40% हैं या 30% हैं, तो उन 30% हैं तो उनको वहाँ पर 40% सीट्स मिलेंगी। बनती तो उनकी 30 है लेकिन उनको 40 मिलेंगी। सो दिस वॉज कम्युनल अवार्ड, ठीक है। और इसने जो है इस फार्मूले ने पंजाब में सिखों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी और यूरोपियंस को बंगाल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी। जो कम्युनल अवार्ड था इसको जिन्ना ने बड़ा खुशी खुशी जो है वह कबूल किया, लेकिन सर मोहम्मद शफ़ी इसके बहुत ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से बाद में पार्टी में भी बहुत ज़बरदस्त इसी दौरानिए में इख्तलाफ पड़ गया और जिन्ना जो है वो नाराज़ हो गया एंड ही इवन लेफ्ट द पार्टी। इसको इस कम्युनल अवार्ड को ना सिर्फ कांग्रेस ने कंडेम किया था, मुस्लिम लीग ने कंडेम किया था, मुस्लिम लीग के कुछ हलकों ने, जिन्ना ने नहीं, कुछ और लोगों ने, तो साथ साथ कांग्रेस ने भी इसको जो है वो कंडेम किया है। थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो, अब आप देखें कि जिन्ना तो नाराज़ हो गए, जिन्ना तो चले गए कॉन्फ्रेंस के अंदर, इवन वो शरीक भी नहीं हुए। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है ये नवंबर 1932 में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कांग्रेस और लेबर पार्टी उन्होंने फिर दोबारा से नहीं आए और जिन्ना को इनवाइट भी नहीं किया गया बिकॉज वो इस दौरान मुस्लिम लीग के बाकी मेंबरान के साथ एग्री नहीं करते थे और उन्होंने ख़ुद भी वो अटेंड नहीं किया, हालांकि वो इस टाइम लंदन में ही थे, ठीक है। और फेडरल लेजिस्लेचर, ये डिसाइड हुआ कि फेडरल लेजिस्लेचर इंडिया में बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से भी इलेक्टेड शामिल होंगे, मेंबरान ब्रिटिश इंडिया से इलेक्टेड मेंबरान शामिल होंगे। और उसमें ये भी है कि रिस्पेक्टिव रूलर के नॉमिनेटेड मेंबरान भी उसमें शामिल होंगे। इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, तीनों कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये जो पेश की गई हैं, ये सेलेक्ट कमेटी को, इसमें जो फाइंडिंग्स थी सेलेक्ट कमेटी को दे दी गई और 1935 के अंदर इसकी बुनियाद पर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया गया, जिसमें दोनों हाउसेस जो हैं उनको रिसोर्सेज दे दिए गए, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं 1930 की आपने देखी, जो 1930 में हुई, 31 और 32 के अंदर हुई, इसमें आपने मुख्तलिफ तीनों कॉन्फ्रेंसेस को देखा। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में तो चूँकि कांग्रेस नहीं आई, तो जो बड़ी बातें डिसाइड हुई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्री करने वाले मुस्लिम लीग के मेंबरान थे। तो इसलिए फिर ये भी था कि ज़्यादातर लोग दूसरी कम्युनिटीज़ के इसके अंदर जो है वो जो है ज़्यादा शामिल नहीं हुए, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो शामिल नहीं हुए। तो इस वजह से इसकी फिर मुखालफत की गई, ठीक है। तो और भी आप देखो तो इसके अंदर ये भी है कि सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है, जिसमें फिर लॉर्ड इरविन जो है वो ले आते हैं उनको उनको लाइक गांधी साहब को मना के ले आते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीज़ें डिसाइड हुई वो कोई देर पा नहीं थी। वो जो चीज़ें डिसाइड हुई उनके ऊपर भी एग्रीमेंट जो है वो ना डेवलप हो सका, लाइक ब्रॉड एग्रीमेंट डेवलप ना हो सका और जो है वो मामला सही नहीं रह पाए। इवन कांग्रेस वहाँ से मार्च आउट कर गई और सेकंड कॉन्फ्रेंस में जो मैक्सिमम चीज़ें डिसाइड हुई कि सिंध की डेवलपमेंट की बात हुई, तो वो यहाँ से जो है वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये भी है कि मज़ीद आप देखो इसके अलावा कि जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है उसके दौरान कम्युनल अवार्ड आ जाता है। कम्युनल अवार्ड भी सिर्फ ब्रिटिश को एडवांटेज दे रहा है या जो सिखों को एडवांटेज दे रहा है, ज़्यादातर लोगों को वो भी कबूल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे बेनिफिट नहीं हासिल कर सके। तो जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो नाकामी का शिकार होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें आपने देखा कि
इसमें कंक्लूजन ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल थी वो फर्स्ट की थी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें डिसाइड हुई, जिसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल इटॉनमी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो एक सक्सेस है इनकी। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों रखी गई थी, तो उसका एक बुनियादी मकसद जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और ये था कि जो इंडियन डिफरेंसेस हैं, इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, उनको बखूबी डिस्कस किया जा सके। और फिर सबसे बड़ी बात, चूँकि ये सारी इम्प्रूवमेंट्स किस में करनी थी, ये सारी इम्प्रूवमेंट जो थी वो रिक्वायर्ड थी साइमन कमीशन में। तो इस साइमन कमीशन की इम्प्रूवमेंट्स को एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, सो दिस वाज द पर्पस ऑफ द RTCs, दिस वाज द एनालिसिस दैट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द RTCs। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस दौरान होती हैं और की जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग मज़ीद बात कर लेते हैं इस हवाले से कि अब एक ऐसा टाइम है कि जिसके अंदर इंडियंस फिर वंस अगेन किसी बहुत बड़े नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं पाए। इंडियंस ने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की इन कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में भी। तो ये वो टाइम है कि जिस टाइम में फिर ब्रिटिश फैसला करते हैं कि वो ख़ुद से जो है वो कानून बनाएंगे सब कॉन्टिनेंट का, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1935 का लॉ फिर बनाया गया, जिसके अंदर कुछ सजेशंस जो कि इस RTCs के से मिली, और ज़्यादातर जो पॉइंट्स थे साइमन कमीशन रिपोर्ट के, उन्हीं को लॉ की शक्ल दे दी गई। अब इस टाइम में चौधरी रहमत अली की स्पीच जो है 1933 की, वो बहुत अहम है। चौधरी रहमत अली एक यंग पॉलिटिकल लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, जो कि इंग्लिस्तान के अंदर लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, बाद में वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक मुसलमान हर लिहाज से, हर असूल व कवायद के हवाले से हिंदुओं से डिफरेंट हैं, और उनके मुताबिक ये है कि वो किसी तरह भी आपस में जो है वो एग्री नहीं कर सकते। वो कभी भी बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आपस में एग्री उनका करना जो है वो मुश्किल है। और ये भी था कि वो कहते थे कि ना, तो जिस तरह जनाब ने भी कहा, बहुत सारे और मुस्लिम लीडर्स ने भी कहा कि ये लोग ना तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, और इनका चलना इंतहाई जो है वो मुश्किल भी है। तो ये बात सच भी थी, इस तरह से था भी कि ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, और इनका जो है वो एक दूसरे के साथ जो गुजारा है वो नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अहम बात है, राइट। सो चौधरी रहमत अली एक पैम्फलेट लिखते हैं, और इवन पाकिस्तान उस पैम्फलेट में न्यू कंट्री जिसे पाकिस्तान कहा जाता है उसको नाम भी देते हैं। और उन्होंने ये जो लफ्ज़ बनाया पाकिस्तान, लफ्ज़ पाकिस्तान जो बनाया, उन्होंने पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, ईरान, सिंध, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के मिलाप से। पंजाब का पंजाब में से पी वो लेते हैं, अफ़गानिया का ए लेते हैं, कश्मीर का के लेते हैं, तो इस तरह पाक का वर्ड बनता है। जो ईरान का आई है, यानी चूँकि हमारा बलूचिस्तान ईरान के साथ लगता है, ईरान उसको इस्तेमाल करते हैं, और सिंध का एस यूज़ करते हैं। तुर्कमानिस्तान हमारी नॉर्थ में था तो उसका टी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान में माइग्रेटेड थे। और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान का ए लिया जाता है, और बलूचिस्तान के आखिरी 3 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और पाकिस्तान का लफ्ज़ बनाया जाता है। इसका जिक्र वो अपने मशहूर मारूफ पैम्फलेट नाउ और नेवर में करते हैं। वो कहते हैं, इसमें बताते हैं कि अगर अब भी कोशिश ना की गई, मुसलमानों ने कोशिश ना की, तो वो कभी भी शायद आज़ादी ना हासिल करें, और हमेशा से फिर वो हिंदुओं के तसल्लुत के अंदर पड़े रहें। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पेश किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थी, इसकी बेसिस जो थी वो RTCs थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपको पता है कि उसमें साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस किया गया था।
तो खातिर ख्वाह खैर नताइज पे नहीं पहुंच सके, लेकिन बहुत सारी अहम बातों के ऊपर एग्रीमेंट तो स्टार्टिंग में हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके अंदर एक बात याद रहे कि ये 19 जो है 33 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन सजेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वहाँ पे यूनानिमसली अपर हाउस और लोअर हाउस से इसको पास की करवाया गया, और 1935 के अंदर फिर इसे कानून के तौर पे पेश किया जाता है। तो इसमें यह है कि इंडिया का जो निज़ाम है उसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स होंगी, यानी कि अपर हाउस उसको कहा जाएगा, और जो फिर उसके बाद जो है वो फिर लोअर हाउस भी मौजूद होगा जिसे पार्लियामेंट कहा जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि अपर हाउस को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर उसमें ये भी है कि अपर हाउस के 1/3 मेंबर्स जो हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। लोअर हाउस जो है जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होगी, और जो असेंबली वोट्स वो जो लॉज पास करती है उसको गवर्नर जनरल जो है वो वीटो कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये एक बहुत अहम बात थी कि यहाँ पर आप देखें कि ज़्यादा पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास है, असेंबली के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंडियंस को इस बात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हैं उसमें टोटल मेंबरान की तादाद 260 होगी, और इसमें से 56 हैं, 260 में से वो इलेक्टेड होंगे, और 104 जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबरान जो हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, और इसी तरह जो आपकी नेशनल असेंबली होगी उसमें 375 लोग होंगे, टोटल 250 जो हैं वो इलेक्टेड होंगे, और फिर उसके बाद 125 जो हैं वो जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि अपर हाउस जो है उसकी तादाद 260 है, लोअर हाउस की तादाद 375 है, और उसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स भी मौजूद हैं। डायरकी प्रोविंसेस से ख़त्म कर दी गई, यानी जो पहले एक दोहरा सिस्टम था कि कुछ डिपार्टमेंट इंडियंस के पास और कुछ ब्रिटिश के पास, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अब 3 लिस्टें बनाई जाती हैं, एक में ब्रिटिश जो डिपार्टमेंट्स अपने पास रखेंगे उसे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के नाम से नाम देंगे, वो डिपार्टमेंट्स जो कि वो दे देंगे, डेलीगेट कर देंगे उनको, डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स के नाम पे वो का नाम दिया जाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट ये है कि जिसके अंदर इंडियंस को भी कानून साजी की इजाज़त है, और ब्रिटिश को भी उन कवानीन को लुक आफ्टर करने की, उनको रिव्यू करने की इजाज़त है। और आपके देख कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है उसको कोई भी कानून पास करने की इजाज़त है। और फिर उसके बाद ये भी है कि लॉ बनने से पहले ये जो जो भी मौजूद है हमारे पास लॉ, इसको गवर्नर जनरल जो है वो रेटिफाई करेगा, इसको अप्रूव करेगा, तब वो जाके एक मुकम्मल लॉ की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं तो गवर्नर जनरल साहब जो हैं वो कवानीन ये भी बना सकते हैं, इनके पास भी लॉ मेकिंग एबिलिटी है, और वो उनके जो बनाए हुए कवानीन हैं उनको ऑर्डिनेंस कहा जाएगा, और वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए गवर्नेंस को हुकूमती निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि गवर्नर जनरल को ये पावर हासिल है कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर को, असेंबली को जब मर्जी चाहे वो डिज़ोल्व कर सकते। तो ये बात भी बड़ी काबिल एतराज़ थी कि जिस पे कांग्रेस के मेंबरान ने कहा कि भाई इस तरह तो ब्रिटिश किसी टाइम में भी हमारी हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए बरकरार रखी गई, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिसके अंदर जो है वो ये अब न्यू माइनॉरिटीज़ जैसे कि अनटचेबल्स या शूद्रास भी शामिल है, उनको भी दे दी गई, सिखों की भी दे दी गई, मुसलमानों को तो दी ही गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी है कि आप ये देखो कि 20% जो बजट है उसको अब डिस्कस किया जा सकता है, 80% बजट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। मुसलमानों के लिए सीटें मुख्तस थी, 1/3 सीट्स जो थी वो मुसलमानों को के लिए जो है वो प्लेस कर दी गई। फिर मज़ीद इसके अंदर आगे चलते हैं तो आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया के लिए बना दी गई है, चूँकि आपको नेहरू रिपोर्ट में भी एक डिमांड थी कि इंडिया को सुप्रीम कोर्ट दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फाइनली कर लिया गया कि इंडिया को सुप्रीम कोर्ट दी जाएगी। और उसमें ये भी है कि आप देखें कि इसके अलावा
जो है NWFP के अंदर तरक्याती काम होंगे, NWFP के अंदर जो है वो चेंजेस लाई जाएंगी, NWFP की प्रोग्रेस के लिए बात की जाएगी। इंडिया का जो है वो बैंक वो भी बना दिया गया, यानी कि या इंडिया में वो तमाम तर चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं बिसाइड लॉ मेकिंग एबिलिटी एंड गिविंग मोर पॉलिटिकल राइट्स, जिससे इंडियंस को ये महसूस हो कि उनको पॉलिटिकली ज़्यादा लिबर्टी एक तरह से मिल रही है। ये वो तमाम तर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिनसे इंडियंस ये महसूस कर सकें कि उनकी उनकी जो बात है, उनको जो वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, वो बात जो है वो फुलफिल कर दी गई। अभी तक जो जितने भी आपने रिफॉर्म्स देखी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हैं, तो आप देखें कि वहाँ पर पहले पहले जो उन्होंने असम्बलीज बनाई उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ज़्यादा थे, इलेक्टेड नहीं थे। और वोटिंग राइट्स तो मॉन्टी जो है वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में थे ही नहीं। फिर उसके बाद वो वोटिंग राइट्स देते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, या जिनको मॉन्टीक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, 10 साल बाद जो आती हैं, तो उसके अंदर वो वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड से देते हैं, 2% देते हैं। और अब वो जो वोटिंग राइट्स देंगे वो को बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत बड़ी छलांग नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे कि जी वो 80% या 75% को वोटिंग राइट्स दे दें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 25% जो इंडियंस हैं उनको वोटिंग राइट्स अब देंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये है कि प्रोविंसेस के अंदर जो हेड होगा वो कौन होगा, वो चीफ मिनिस्टर होगा, और उसके साथ गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जो हैं वहाँ के यानी प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे, उसको असिस्ट करेंगे, उसको उसके कामों में हेल्प आउट करेंगे। तो ये मुख्तलिफ काम है जो कि किए जाएंगे और जिस तरह से निज़ाम चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है निज़ाम चलाने का। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, अगर आप उनकी बात करते हो तो गवर्नर भी एक तरफ लुक आफ्टर करने के लिए और चीफ मिनिस्टर भी है। और 25% वोटिंग राइट्स जिनकी मैंने बात कर दी, सिंध और जो उड़ीसा है इसके अंदर नए प्रोविंसेस बना दिए गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस इस हवाले से क्या है, 8 हो गए हैं। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडियन मामलात के अंदर अब जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, और इंडियन जो है वो मैटर्स जो हैं जो है वो उनके अंदर उसकी पार्टिसिपेशन कम से कम होगी। और फिर उसमें ये भी है कि इंडियन अब इन रिफॉर्म्स के नतीजे में जो जहाँ पर प्रोविंसेस में कंप्लीट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो 1920s के अंदर इंडियंस मांग रहे थे, उनको 1930s के अंदर दे दिया गया, यानी 15 से 20 साल बाद उनको मिला है। तो जिस जो कि अब इंडियन के थॉट्स ना वो इस पे राज़ी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेके राज़ी नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलें, उनको ज़्यादा शेयर मिले। ठीक है, तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा चेंज है इंडियंस में, वो ज़्यादा ग्रूम हो चुके हैं। तो नेहरू जो है वो इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहते हैं। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड्स रखे हुए हैं, एक ऐसी गाड़ी जिसकी ब्रेक्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसमें इंजन नहीं है, जनाब ही इसको थॉरली रॉटन और फंडामेंटली बैड और टोटली अनएक्सेप्टेबल कहते हैं। और इंडियन जनाब ये बात करते हैं कि ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह से इंडिया जो है, चूँकि उनके वो इंडियंस को वो राइट्स नहीं दिए गए जिनसे वो राज़ी हो सके, तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस की तरफ चल पड़ता है इसके बाद। ठीक है, इंडियन लीडर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस की सोचते हैं। इंडियन ये भी क्वेश्चन आ सकता है अब 7 मार्क्स का कि जी क्यों अपोजिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरफ। तो इसमें अब आप देखो कि उसमें वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा कम है, डायआर्की जो है वो अभी भी मौजूद है, और फिर उसके बाद जो असल पावर्स हैं वो ब्रिटिश के हाथ में ही हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है वो इलेक्शंस की। अब सारी पार्टीज़ ने इनकी बड़ी स्ट्रांगली कॉन्डेम इन्हें किया इन रिफॉर्म्स को, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए, और इलेक्शंस के अंदर हुकूमत बनी फिर कांग्रेस की। तो हम लोग ये क्वेश्चंस जो है आमतौर पे कांग्रेस रूल के बारे में आते हैं कि कांग्रेस रूल को क्यों उससे नफ़रत की जाती थी, मुसलमान ज़्यादातर उसे क्यों नफ़रत करते थे, ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये है कि इसके ख़िलाफ़ क्यों हेट मौजूद थी, और इसको डे ऑफ डिलीवरेंस को क्यों मनाया जाता है 1935 में। अब इसमें यह है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ख़िलाफ़ थी, और लेकिन 2 साल किसी तरह गुजर कर कर करा के
गुजार लिए गए और कांग्रेस इन कवानीन के तहत पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के बेशतर जो जो लोग उसके अंदर अक्लमंद थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो आपका मैसेज जो है वो ज़्यादातर इंडियंस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचेगा। ठीक है, और इस तरह से कांग्रेस रजामंद हो गई। और आपको पता है फिर कांग्रेस जो है उसको वो कामयाबी लेकिन इन इलेक्शंस में नहीं मिली जो कि वो हमेशा से क्लेम करते थे। ठीक है, और ये भी है कि कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की वो हिंदी बन जाए और उसकी राइटिंग भी चेंज हो जाए, जबकि मुसलमान ऑन द अदर हैंड वो हमेशा से उर्दू को सपोर्ट करते आए हैं। और फिर उसके बाद कांग्रेस का मेन पॉइंट इस दौरान ये भी था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो दे दिए गए हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिए जाने चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट मौजूद होना चाहिए। सो अब इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट्स बड़े आ जाते हैं एस्टॉनिशिंग किस्म के। तो कांग्रेस जो कि 95% इंडियंस के जो 95% सपोर्ट की बात करती है, वो 95% सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई और सिर्फ 40% जो सीट्स हैं वो ले पाती है टोटल इलेक्शन के दौरान, टोटल सीट्स में से। ठीक है, तो 750 जो सीट्स हैं कांग्रेस जीतती है आउट ऑफ 1771 में से। जो जो 8 प्रोविंसेस थे और उसमें 3 नए बने और 11 हो गए, तो उसमें से आप देखें कि 750 सीट्स मिलती हैं कांग्रेस को आउट ऑफ 1771 सीट्स। बाकी कुछ और हिंदू जमातें जो हैं वो जीत जाती हैं सीटें, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं। इसी तरह मुसलमानों की जो सेट सीट्स थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो 491 थी। और फिर इन 491 के अंदर से भी मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग जो है वो 106 कैप्चर कर पाई। और इन मुस्लिम सीट्स में से भी 26 जो हैं वो कांग्रेस जो है वो जी जाती है। क्योंकि आप ये देखो कि कांग्रेस भी क्लेम करती थी कि वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और वो तमाम इंडिया के लोगों की नुमाइंदा जमात है। तो जो इलेक्शन की फाइनल जो सक्सेस है कांग्रेस की, वो इन प्रोविंसेस में जिसमें बिहार, उड़ीसा और मद्रास, यूपी शामिल है और कुछ और रीजन्स शामिल हैं। और उसमें ये भी है कि आप देखें कि जो सक्सेस जिसको वो हमेशा से क्लेम करते थे वो उनको मिली नहीं है। ठीक है, सो अच्छा, तो अब ये इलेक्शन हो गए, इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अब बात होगी कि हुकूमत कौन बनाएगा और हुकूमत किसको दी जाएगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, किसको हुकूमत मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर बात की जाएगी अब। और इस हवाले से ये है कि हम लोग देखते हैं कि हुकूमत तो ज़ाहिर बात है चूँकि कांग्रेस मेजॉरिटी में थे उनको ही मिलेगी। और फिर उसमें जो 27 मंथ्स हैं कांग्रेस के, वो मुसलमानों ने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किए और उसके अंदर मुसलमानों पे वाकई बहुत जुल्म होता है। और आप ये देखो कि जो पीछे 1000 साल की मुसलमानों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, उन्होंने वो सारे बदले जो हैं मुसलमानों के साथ लिए हैं उस ड्यूरेशन के। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ये है कि कांग्रेस ने तालीमी निज़ाम को चेंज किया। वर्दा तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया, वदिया मंदर स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई। हिंदू डाइटीज़ के मुतल्लिक बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी गई, जो उनके गॉड्स हैं उनके मुतल्लिक डिटेल दी गई। तो आपको पता है कि मजहबी लिहाज से मुसलमान इस चीज़ को पढ़ नहीं सकते, मुसलमानों के लिहाज से ये मुनासिब नहीं है। तो वर्दा तालीमी निज़ाम जो है जिसके अंदर इवन इनका ज़िक्र था हिंदू डाइटीज़ का, तो वो एक मुसलमानों के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस का एलिमेंट था। फिर वदिया मंदिर स्कीम जो थी जिसमें हिंदू कल्चर और
मंदर एजुकेशन को एलिमेंट्री लेवल पे कंपलसरी बना दिया गया। और फिर उसके बाद ये भी था कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो ऑफिसेज थे और गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो मुसलमानों के लिए बैन कर दी गई एक तरह से। मुसलमानों की हायरिंग इस दौरानिए के अंदर बहुत कम होती है और इकोनॉमिक सर्कल जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस टाइम में। तो इसके बाद ये है कि आप देखें कि मुसलमान जो हैं इसका बेशतर मसाइल का जो है वो सामना करते हैं। अच्छा, फिर उसमें ये भी है कि आप इसमें मज़ीद हम लोग देख सकते हैं कि वी कैन जज के मुसलमान जो हैं इस टाइम के अंदर वो बहुत हर लिहाज से उनके ऊपर ऑपरेशन जो है इम्पोज किया गया है। मसाजिद के अंदर उनको इबादत करने के लिए उनके लिए मुश्किलात जनरेट की हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं इस टाइम में। तो मैसिव हिंदू मुस्लिम राइट्स भी होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और इवन के जो है वो मुसलमानों को फोर्सफुली हिंदुज़म की तरफ लाने की कोशिशें भी की जाती हैं इस टाइम में। तो इस टाइम में हम हर किस्म की ऑपरेसिव पॉलिसीज़ देखते हैं। मुस्लिम मसाजिद में जुमा की नमाज के दौरान बैंड बाजे और म्यूज़िक बजाया जाता है और मुसलमानों के लिए जॉब्स के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जैसे बात की आपके अदालतों के अंदर हिंदू जो जजेस हैं वो रूलिंग्स मुसलमानों के अगेंस्ट देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी हिंदुओं का साथ देती है हर जगह पे। तो कोई भी मसला अगर मुसलमानों से वाबस्ता है तो मुसलमानों को उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। सो दिस हैड बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम। अब क्या होता है कि अचानक से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो जिसके दौरान इंग्लैंड और जर्मनी की वॉर हो जाती है और इंग्लैंड ये डिक्लेयर कर देता है कि जी जिस तरह से हम जंग के अंदर शरीक हैं, इंडिया भी जंग का हिस्सा है। तो ये एक हाई टाइम था कि जिसमें कांग्रेस जो थी फिर वो आज़ादी की बात कर सकती थी, उनको मना सकती थी। तो कांग्रेस ने सबसे पहले ये बात प्रोजेक्ट की कि जी हम तो इसमें वॉर में इस वॉर का हिस्सा नहीं, ये आपकी जंग है, ये हमारी जंग नहीं है। वाई वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट वॉर। तो जो कांग्रेस थी, जो जो ब्रिटिश थे, उन्होंने कहा कि यू आर ऑल्सो एट वॉर विद जर्मनी। तो जिस पे कोई भी एग्री नहीं करता था। और फिर उसमें ये भी था कि उन्होंने कहा अच्छा चलें, अगर आप यही बात करते हैं कि हमने शरीक होना ही है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये है कि सबसे अहम बात हम लोग फिर आप इसके लिए आज़ादी का ऐलान करेंगे और ये बात कहेंगे कि जो है हमें आप आज़ाद करेंगे हर हवाले से। तो ये बात भी काबिल कबूल नहीं थी कांग्रेस ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश इस बात पे किसी तरह भी आप देखो कन्विंस नहीं हो सकते थे और हो रहे थे। तो ये एक ये एक ऐसा एलिमेंट था कि जिस पे वो किसी तरह से भी एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर इस और दबाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया कि दिसंबर 22 को सारों ने रिज़ाइन कर दिया और फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि और प्रेशर जनरेट हो सके, लॉलेसनेस जनरेट हो इंडिया में और ब्रिटिश इस चीज़ का ऐलान कर दें कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। तो जिस दिन कांग्रेस की हुकूमत ने रिज़ाइन किया और हुकूमत छोड़ी, उस दिन को फिर जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया। ठीक है, जिस दिन को छोड़ा गया उसको डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया गया। अब उसमें ये भी है कि इस वॉर के बारे में जब मुस्लिम लीग से उनका ओपिनियन लिया गया था तो उन्होंने भी यही बात की कि जब तक मुस्लिम राइट्स की प्रोटेक्शन की कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दी जाती तो हम लोग आपको इस जंग के अंदर जो है सपोर्ट करने के अंदर कोई खातिर खा क्लियर जो नैरेटिव है वो नहीं दे सकते। अब चूंकि 27 मंथ्स का रूल मुसलमानों ने देख लिया हुआ, तो बहुत सारे मुसलमान जिनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बड़ा यकीन था और वो बड़ा
इस चीज़ को हाईलाइट करते थे कि मुसलमानों और हिंदुओं को मिल के काम करना चाहिए। उनकी आंखें खुल चुकी थी, ख़ास तौर पे जिन्ना जो हैं उनके वो ख्यालात जो थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और जो उनके जहन में थे कि वो दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो गए। और उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करती है, मुसलमानों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करना है। और वो इस बात पे कन्विंस हो गए कि नाउ वी हैव टू स्ट्रगल फॉर अ इंडिपेंडेंट सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस नतीजे में फिर लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो मुनक्कद जो है वो करार पाती है। अब लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था, और इस एनुअल सेशन के अंदर ये रेजोल्यूशन प्रोपाउंड की जाती है कि मुसलमानों के लिए कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को कनेक्ट करके एक अलहदा से सेपरेट होमलैंड बना दिया जाए। और इस आइडिया को जो है वो तमाम तर लोगों ने, मुस्लिम डेलीगेट्स ने, जो कि मुस्लिम लीग के डेलीगेट्स थे, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे एक्सेप्ट किया। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो है वो मुसलमान अब एक अपनी सेपरेट जो है वो स्टेट बनाएंगे। तो सेपरेट स्टेट की बात तो की गई, लेकिन कहीं पे भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन हिंदू मीडिया ने इसको जो है वो पाकिस्तान का नाम दे दिया, और उन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट भी किया कि ये जो है वो एक पाकिस्तान की बात की जा रही है, एक सेपरेट होमलैंड की बात की जा रही है। ख़ास तौर पे इन अखबारात में जिन्होंने इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा या सेपरेट कंट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया, उसमें वंदे मातरम ट्राइब्यून शामिल हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज के अंदर हिंदू एंड द मुस्लिम्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, philosophies, social custom and literature. They neither intermarry or interdine. Indeed, they belong to two different civilizations. They are based mainly on conflicting ideas and conceptions. तो जिना यही कह रहे हैं कि दोनों नेशंस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और एक की रवायात दूसरे की ज़िद है और दूसरे की मुखालफत है। और फिर उसके बाद उनके हीरोज़ हम दोनों के एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। हमारे दुश्मन जो हैं, एक के हीरोज़ दूसरे के दुश्मन हैं, और दूसरे के दुश्मन एक के हीरोज़ हैं। हम लोग किसी तरह भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और फिर उसमें ये भी है कि ये जो मुखालफत है, इख्तलाफ है, ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और ये किसी ना किसी दिन बहुत बड़ी जो है तबाही का सबब बन सकता है। तो लाहौर रेजोल्यूशन इस तरह से मुतफ़िका तौर पे पास हो गई, और पाकिस्तान का आइडिया जो है वो रियलिटी के अंदर जो है वो पाकिस्तान का आइडिया जो है वो आ चुका है। अब इसके लिए जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं, मुसलमान अपनी अनथक कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान के बनाने के लिए लगाएंगे। ये जो रेजोल्यूशन थी, ये एक मौलवी फजल हक ने जो है वो पेश की थी, ठीक है, और जो कि चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के। और इसे लाहौर रेजोल्यूशन का भी नाम दिया गया, और हिंदू मीडिया ने आपको बताया कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो सर शाहनवाज जो हैं वो ख़िताब कर रहे हैं, और जिना जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। और रेजोल्यूशन ने जो है वो क्या डिक्लेयर किया, क्या एलानिया दिया, क्या ऐलान किया। उसने ये कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि अनटिल अनलेस क्या है कि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सच टेरिटरीज दैट आर हैविंग मुस्लिम मेजॉरिटी। और इसमें ख़ास तौर पे जो हम जगह देखते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जात हैं पाकिस्तान जो है इंडिया के। इसी तरह फॉर ईस्ट के अंदर जो जोन्स हैं वो इसको जो है बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये भी कहता है कि ये तमाम तर यूनिट्स आपस में जुड़ने के बाद एक ऑटोनमस और सॉवरियन स्टेट जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अब ये तमाम वक्त है लाहौर सेशन के अंदर जो 1940 के अंदर इकट्ठा हुआ, और जिसने लाहौर रेजोल्यूशन पास की है। और इसको हिंदू मीडिया ने कहा कि दिस इज़ द वीवी सेक्शन ऑफ द मदर इंडिया। मदर इंडिया की तकसीम है, उन्होंने इसको नाम दिया। एक तरफ वो मुसलमानों के साथ हर किस्म का सख्त रवैया रखते हैं 1937 से लेकर 39 तक,
शदीद तरीन सख्त रवैया रखते हैं, जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हम अब जो है वो अलहदा स्टेट बनाएंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं दिस इज़ द डिवीजन ऑफ मदर इंडिया। ये कोई भी बाशऊर शख्स इस बात को बखूबी समझ सकता है कि आपके साथ इतना सख्त रवैया किया जाए तो आप हर सूरत अलहदगी का इरादा इख्तियार कर लेते हैं। तो ब्रिटिश ऑलवेज सपोर्टेड यूनाइटेड इंडिया, और उन्होंने कहा ये चूँकि इंडियन यूनियन की तरफ एक थ्रेट है तो हम इसको इसको इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और इंशाल्लाह मज़ीद अभी लेक्चर के अंदर हम लोग और मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1940 से लेके 47 तक के इवेंट्स को डिस्कस करूँगा। ये जो तमाम तर इवेंट्स थे इसके अंदर हमने 1926 से लेके 1940 तक के ड्यूरेशन को डिस्कस किया। काइंडली तमाम लोग इस वीडियो को मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा हासिल करें, दूसरे स्कूल्स के भी अपने दोस्त कज़न्स वगैरह के साथ शेयर करें। और ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी आप अगर आप लिंक्स शेयर कर सकें, व्हाट्सएप पे लगा सकें, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प कि आप इस चैनल को थोड़ा सा प्रोमोट करें, जिससे मेरी भी अप्रिसिएशन होगी, और ये भी है कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा, और इस तरह से फ़ायदा पहुंचाना एक सदका जारिया भी होता है। थैंक यू सो मच।